हाफ लाइफ को डिफाइन कर देते हैं, हाफ लाइफ इज द पीरियड और इट इज द टाइम पीरियड इन विच half atom of a radioactive nuclei or half atom of a radioactive element, half of atom of a radioactive element decays, वो टाइम जिसके अंदर एक रेडिएक्टिव एलिमेंट के जो हाफ ऑफ द एटम है वो डिके हो जाए, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मैं आपको बड़े सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस फिगर को देखें जो आपको नज़र आ रही है, तो इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो हर हाफ लाइफ के बाद जो उसके एटम्स की अमाउंट है वो पहले से कम होती जा रही है। जिस तरह कि मैं आपको ये कहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, लेट अस सपोज 10,000 एटम ओरिजिनली, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, 10,000 एटम जो हैं वो ओरिजिनली प्रेजेंट हैं एक किसी भी रेडिएक्टिव एलिमेंट के। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ कुछ भी हो सकती है डियर स्टूडेंट, 1 ईयर भी हो सकती है, 1 सेकंड भी हो सकती है, 2 सेकंड भी हो सकती है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाफ लाइफ या डिके होने का प्रोसेस एक रैंडम प्रोसेस है और ये टोटल डिपेंड करता है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। किसी भी रेडिएक्टिव न्यूक्लियर के डिके होने का जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह या टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज नहीं होता, वो फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक रैंडम प्रोसेस है और ये टोटल डिपेंड कर रहा होता है, मतलब जिस तरह कि मैंने आपको न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी के अंदर बताया कि ये एक सेल्फ डिसइंटीग्रेशन और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और मैं यहीं पर आपको बताता चलूँ कि कई आपको रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐसे भी नजर आएंगे जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, कई ऐसे भी होंगे जिनकी हाफ लाइफ कम होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, ये जो सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है ये एक रैंडम प्रोसेस है और ये किसी भी टेम्परेचर वगैरह कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बुक के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई के हाफ लाइफ गिवन है, जिस तरह कि अगर आप यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ देखें तो 4.5 10⁹ ईयर्स के बाद उसके एटम पहले से 1 हाफ होंगे। इस तरह रेडियम 226 को देखें तो उसके 16-20 ईयर्स के बाद उसके एटम 1 हाफ होंगे। रेडोन गैस को देखें तो 3.8 डेज के बाद उसके एटम पहले से 1 हाफ हो जाएंगे। अगर आप यूरेनियम को देखें तो वो सिर्फ 23.5 मिनट के बाद उसके एटम पहले से ओरिजिनल से हाफ हो जाएंगे। तो डिफरेंट जो रेडिएक्टिव न्यूक्लियाइज होते हैं, डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी हाफ लाइफ भी डिफरेंट होती है। तो मैं आपको हाफ लाइफ के बारे में बता रहा था कि लेट अस सपोज अगर एक एटम है उसके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम 10,000 है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ कुछ भी हो सकती है, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद उसके एटम्स कितने रह जाएंगे? अगर मैं 10,000 का हाफ करूं तो मेरे पास कितना आएगा? 5,000 एटम्स। और सेकंड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास कितने रह जाएंगे? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड हाफ लाइफ, फिर मैं देखूंगा कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे, इस तरह फोर्थ और इसी तरह फिफ्थ, और लास्ट में मैं आपको इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज भी बताऊंगा। अगर आप सेकंड हाफ लाइफ के बाद देखें तो 5,000 का भी अगर आप हाफ करें तो कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। अगर आप थर्ड हाफ लाइफ को देखें तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा 1250। अगर मैं फोर्थ हाफ लाइफ में जाऊं तो फिर हमारे पास 1250 का भी हाफ 625 आ जाएगा। तो बेसिकली हाफ लाइफ आपको ये कहती है, मतलब हाफ लाइफ के जरिए आप ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इतने टाइम के बाद उसके एटम हाफ हो जाएंगे। ये टोटल हाफ लाइफ एक प्रोबेबिलिटी है, एक प्रिडिक्शन है। आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते किस पर्टिकुलर डे पे कौन सा एटम जो है वो डिके हुआ है। मैं आपको दोबारा बताता चलूं, हाफ लाइफ एक प्रिडिक्शन है कि इतने टाइम के बाद अगर इतने डिके हो रहे हैं तो इतने टाइम के बाद इतने डिके हो जाएंगे। इधर ओके डियर स्टूडेंट? तो यहीं पर डियर स्टूडेंट हम डिके लॉ को प्रूव करते हैं। आप बोलेंगे सर डिके लॉ क्या है? हमारी बुक ने डिके लॉ का वर्ड यूज नहीं किया। मैं आपको ये वाला यूं प्रूव करके देता हूं। मैं आपसे कहता हूं डेल्टा एन, ये डेल्टा एन हमारे पास है नंबर ऑफ डिकेइंग एटम या चेंज इन नंबर ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और यहाँ पर मैं इसके साथ माइनस साइन भी लगाऊंगा। ये माइनस साइन क्यों लगाऊंगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाला फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये वाला फॉर्मूला ये बता रहा है, इसमें ये एन क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतने चेंज इन नंबर ऑफ एटम या डिकेइंग एटम ज़्यादा होंगे। आप बोलेंगे सर वो कैसे? डियर स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम 10,000 थे, बाद में फर्स्ट हाफ लाइफ के कितने हो गए? 5,000। अब चेंज कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल से। जब मैं 5,000 में से 10,000 को माइनस करूंगा तो आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस यहाँ पर ये शो कर रहा है। माइनस नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनडिकेइंग एटम्स, कि जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है आपके पास अगर आप अनडिकेइंग एटम्स जो हैं वो आपके पास कम होते जा रहे हैं। मतलब आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 5,000 एंड जिन्होंने डिके होना है, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ सिर्फ 2,500 जो रह गए हैं, थर्ड हाफ लाइफ में सिर्फ 1250 जो रह गए हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली नेगेटिव साइन क्या शो करता है? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। दिस नेगेटिव साइन शोज डैट, नेगेटिव साइन शोज डैट decrease in number of undecaying atoms। अनडिकेइंग एटम मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ
डिकेड एटम्स बढ़ रहे होंगे और अनडिकेइंग एटम जो लेफ्ट ओवर हैं वो कम हो रहे होंगे। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है। या फिर आप इस नेगेटिव साइन को यूं भी समझ सकते हैं कि जब भी आप 5000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। जब भी आप 2500 में से 10,000 को माइनस करेंगे, फाइनल को इनिशियल में से माइनस करेंगे, आंसर हमेशा नेगेटिव के अंदर आएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम। तो डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम के। अगर आप बस ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो फिर चेंज भी बड़ा आएगा। जिस तरह अगर एक तरफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम 10,000 है और एक तरफ 5,000 है, इनका चेंज क्या आ रहे हैं दोनों का 5,000। अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम 1000 हो तो हाफ होके कितने हो जाएंगे 500। अब इनका चेंज कितना आएगा 500 का। तो अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम स्टार्ट में ज्यादा होंगे तो फिर चेंज भी बड़ा आएगा, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम भी ज्यादा होंगे। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो पहली बात, जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम के। और दूसरी बात डियर स्टूडेंट, डेल्टा एन के साथ नेगेटिव तो आना ही आना है। डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इस डेल्टा टी का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, टाइम गुजरने के साथ साथ नंबर ऑफ डिकेइंग एटम बढ़ रहे होंगे। जिस तरह अगर आप फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ डिकेइंग एटम कितने कितने डिके हो गए। 1000 को 5000 से, अगर आप 5000 को इससे माइनस करें तो क्या आएगा -5000। अगर आप 10,000 का 2500 से डिफरेंस लें तो आएगा 7500। अगर आप 10,000 का 1250 से डिफरेंस लें तो वो और ज्यादा आएगा। मतलब टाइम के गुजरने के साथ साथ नंबर ऑफ डिकेइंग एटम बढ़ते जा रहे हैं। ये डेल्टा एन आपको ये बता रहा है कि जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है नंबर ऑफ डिकेइंग एटम, ये डेल्टा एन नंबर ऑफ डिकेइंग एटम को शो कर रहा है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ नंबर ऑफ डिकेइंग एटम डी स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं देखूं तो डेल्टा एन इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूले को इकट्ठा करूं तो हमारे पास आएगा माइनस डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी। और डियर स्टूडेंट जब मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूँ और नेगेटिव को उधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। आप बोलेंगे सर लैम्डा तो वेवलेंथ को शो करता है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ को शो नहीं कर रहा। यहाँ पर जो लैम्डा है ये वाला, दिस इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट जिससे रेलिवेंट यूएचएस में क्वेश्चन आ चुका है, डिके कांस्टेंट, दिस लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। और डियर स्टूडेंट अगर मैं यहीं से डिके कांस्टेंट को डिफाइन करूं तो यहाँ पर ये एन डेल्टा टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस को भी हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी माइनस डेल्टा एन ओवर एन डेल्टा टी। आप इसको यूं लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं नीचे एन डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर एन। यहाँ पर एन डिवाइड हो रहा है तो ऊपर यहाँ पे एन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इस सारे के डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सारे के डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट इस फॉर्मूले से हम डिके कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो डिके कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेल्टा एन ओवर एन। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। मैं यहाँ पर डिके कांस्टेंट को डियर स्टूडेंट डिफाइन भी करता हूँ। अगर आपने डिके कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो डिके कांस्टेंट को हम यूँ डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। डिके कांस्टेंट को हम लैम्डा से शो कर रहे हैं। डिके कांस्टेंट को आप लैम्डा से शो कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, डेल्टा एन ओवर एन इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम। डेल्टा एन ओवर एन इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। डेल्टा एन ओवर एन इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। और डियर स्टूडेंट फ्रैक्शन ऑफ डिके एन ओवर एन, इनका यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगे एटम एटम से, टाइम का यूनिट सेकंड है, ऊपर आके क्या हो जाएगा पर सेकंड। तो आपने यहाँ पर याद रखना है जो डिके कांस्टेंट है लैम्डा, उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है पर सेकंड और इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी t-1। अगर आप ये कहें कि इसका यूनिट सेम है एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, ऐसा बिल्कुल ठीक है। दिस इज ऑल्सो, इसका यूनिट जो है ये पर सेकंड के इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट आपको कैसे पता लगेगा किस रिएक्टिव न्यूक्लियाई का या किस रिएक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट ज्यादा और किसका डिके कांस्टेंट कम है। डियर स्टूडेंट जो पर्टिकुलर टाइम में, एक खास पर्टिकुलर टाइम में जो रिएक्टिव एलिमेंट अपने ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिकेइंग एटम जिसके ज्यादा है, मतलब जिसका पर्टिकुलर अगर आप देखें तो डिके कांस्टेंट डेल्टा एन ओवर एन के डायरेक्ट है, एक खास पर्टिकुलर टाइम में जो रिएक्टिव न्यूक्लियाई अपने ज्यादा एटम डिके कर रहा होगा उसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा। दोबारा मैं अपनी लाइन को रिपीट कर देता हूँ, डिके कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, जो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक खास टाइम में जिसके नंबर ऑफ डिकेइंग एटम ज्यादा होंगे उसका लैम्डा ज्यादा होगा। और लैम्डा कम किसका होगा, डिके कांस्टेंट कम किसका होगा। अगर आप देखें तो डिके कांस्टेंट कम तब होगा जब डेल्टा एन ओवर एन की वैल्यू कम होगी। और डेल्टा एन ओवर एन की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स कम है। तो अगर एक खास पर्टिकुलर टाइम में फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम ज्यादा होंगे तो डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा, और अगर एक खास पर्टिकुलर टाइम में फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स कम होंगे तो डिके कांस्टेंट भी कम होगा। और डियर स्टूडेंट आपको पता है कि डिकेइंग कांस्टेंट और हाफ लाइफ एक दूसरे के इनवर्स है। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगा, तो मैं आपको आपकी बुक का ही रिलेशन बताता चलूँ। हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के अंदर एक रिलेशन है। आप बोलेंगे सर वो क्या रिलेशन है, वो रिलेशन कुछ यूं है जो कि हमारी बुक आगे जाके लिखती है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693। केयरफुल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट हमें मिला है। डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ इज 0.693।
0.693 लॉग नेचुरल लॉग 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, अगर हम यहाँ से हाफ लाइफ फाइंड करना चाहते हैं डिके कांस्टेंट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.693 ओवर डिके कांस्टेंट। इससे रेलिवेंट यूएचएस, इस फॉर्मूले से रेलिवेंट यूएचएस में क्वेश्चन भी पूछा गया, जो कि मैं आपको जब एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगा तब लाजमी बताऊंगा। अगर आपको डिके कांस्टेंट गिवन है, आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अगर आपको हाफ लाइफ गिवन है तो आप डिके कांस्टेंट निकाल सकते हैं 0.693 ओवर हाफ लाइफ। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो आप डिके कांस्टेंट से हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं और हाफ लाइफ से डिके कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। 0.693 तो कांस्टेंट है, दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इन्वर्स हुए। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है, देखें डिके कांस्टेंट किसका ज़्यादा था, डिके कांस्टेंट किसका ज़्यादा था, जिसके फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम ज़्यादा थे, मतलब जिसके एक पर्टिकुलर टाइम में फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम ज़्यादा है। तो जिसके फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम ज़्यादा होंगे उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा, लेकिन उसका हाफ लाइफ कम होगी क्योंकि उसके एटम जल्दी डिके हो रहे हैं। तो जिसके फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम ज़्यादा होंगे उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी हाफ लाइफ कम होगी। तो आपने याद रखना है जो हाफ लाइफ है वो टोटल डिपेंड करती है न्यूक्लियस की नेचर के ऊपर, रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई की नेचर के ऊपर, ना कि किसी और पैरामीटर के ऊपर। और याद रखिएगा ये इन्वर्स होती है हमेशा डिके कांस्टेंट के। जिस रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई का डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू डियर स्टूडेंट कम होगी। डियर स्टूडेंट इसी के साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात भी बताता चलूँ। हमारे जो यूएचएस का कोर्स आउटलाइन है उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्टिविटी। हमारी बुक में अलग से कहीं एक्टिविटी के बारे में डिस्कस नहीं है, लेकिन इससे रेलिवेंट भी यूएचएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन क्या होती है। तो एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया था। मैं इसकी हेडिंग दे लेता हूँ एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन। डियर स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें और इस फॉर्मूले में से अगर मैं डेल्टा एन ओवर टी को सेपरेट कर लूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एन ओवर टी, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, ये वाला एन इधर ले जाएं, माइनस को कुछ वक्त के लिए निगलेक्ट कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा एन। तो डियर स्टूडेंट ये जो लैम्डा एन ओवर डेल्टा टी है दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, या फिर आप उसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, या आप इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेट होना, डिके होना पर यूनिट टाइम, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और आप इसको लैम्डा एन, मतलब ये लैम्डा एन भी एक्टिविटी के इक्वल है, एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन। लैम्डा एन से भी आप एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन डिके कांस्टेंट को ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करें, डिके कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। और आप डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी को डिवाइड करके भी एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन फाइंड कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन का वही सेम यूनिट है जो डिके कांस्टेंट का है, क्योंकि एन नंबर ऑफ एटम है, जो लैम्डा का यूनिट होगा वही एक्टिविटी का यूनिट होगा। और डियर स्टूडेंट यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप एक्टिविटी को भी ध्यान से देखें तो एक्टिविटी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लैम्डा हाफ लाइफ के इन्वर्स है। तो याद रखिएगा एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। ये वो इंपॉर्टेंट बातें जो हमारी बुक लिखती तो है लेकिन हमें अलग से पॉइंट बनाकर बता नहीं रही, तो आपने ये बातें भी याद रखनी, डिके कांस्टेंट और एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन दोनों हाफ लाइफ के इन्वर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आप इसी फॉर्मूले को देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो है वो एक्टिविटी का एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं 1 बैक्यूरेल, 1 बैक्यूरेल। इसका एक और यूनिट है विच इज कॉल्ड क्यूरे। और डियर स्टूडेंट जो A1 क्यूरे है, 1 क्यूरे, इसका एक यूनिट क्यूरे भी है, उसके अंदर 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 बैक्यूरेल होते हैं। जो हमारे पास 1 क्यूरे होता है उसमें 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 बैक्यूरेल होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्यूरे एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन का एक बड़ा यूनिट है और डीपीएस जो कि 1 बैक्यूरेल के इक्वल है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, वो एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन का एक छोटा यूनिट है। तो डियर स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमने अनडिकेड और डिकेड एटम फ्रैक्शन के अंदर फाइंड करने हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये हमारी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस है कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट को डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट टाइम कैसे रिक्वायर्ड होता है, जिस तरह कि आप बोलेंगे सर 1250 को आप हाफ करेंगे फिर कम होंगे, एक टाइम आएगा 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये वैल्यू पॉइंट में चलती जाएगी, 0.0 समथिंग, 0.0 समथिंग, तो 0.000 ये बहुत मतलब इसके लिए एक इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो कुछ ना कुछ एटम जो है उसका पार्ट रिमेनिंग होगा, भला वो हमारी ज़मीन जब बनी थी तभी क्यों ना बना हो। हमारी बुक में एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आपने एक पॉइंट याद रखना है, किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट को डिके होने के लिए एक इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है, कंप्लीट डिके होने के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड, इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जिस तरह भला उसकी हाफ लाइफ मिनट्स के अंदर भी वो पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ उसके एटम बाकी रहेंगे, और पॉइंट्स के अंदर एटम बाकी रहने का मतलब ये है कि उसकी भी मिकदार कुछ ना कुछ अमाउंट रिमेनिंग है। इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिके ऑफ अ
रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट को डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। डियर स्टूडेंट, आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताना चाहता हूँ जिनसे रेलिवेंट आपकी कई न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने फ्रैक्शन के अंदर डिकेड, पहले हम अनडिकेड एटम की बात करते हैं। अगर आपने फ्रैक्शन के अंदर अनडिकेड एटम्स फाइंड करने हो, अनडिकेड एटम्स, अगर वर्ड यूज हो अनडिकेड का, लेफ्ट ओवर एटम्स का वर्ड यूज हो, लेफ्ट ओवर का वर्ड यूज हो, या डियर स्टूडेंट वर्ड यूज हो रिमेनिंग का, इन सब का एक ही मतलब है, या वर्ड यूज हो रिमेनिंग का, इन तमाम पॉइंट्स का एक ही मतलब है। तो अगर आप फ्रैक्शन में अनडिकेड, लेफ्ट ओवर या रिमेनिंग एटम्स फाइंड करना चाहते हैं तो अनडिकेड एटम्स निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1/2n स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय n नॉट। n नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है और इसमें ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। आपने याद रखना है ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ है, सेकंड हाफ लाइफ है, कौन सी हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और इस सम टाइम आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ डायरेक्ट गिवन नहीं होगी डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आप इस फॉर्मूले के जरिए कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है गिवन टाइम ओवर हाफ लाइफ। गिवन टाइम, ये गिवन टाइम है, मतलब आपसे कहेगा कि आफ्टर दिस ईयर, तो वो गिवन टाइम होगा और ये आपके पास हाफ लाइफ है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए आप हमेशा गिवन टाइम में से हाफ लाइफ जो है उसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। और इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कहा जाए कि आपने डिकेड एटम्स निकालने हैं, डिकेड या फिर वो एटम जो कि एलिमिनेट हो गए हैं, डिकेड एटम ख़त्म हो गए हैं, तो डिकेड एटम्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस डिकेड एटम्स। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं डिकेड एटम्स, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस 1/2n इंटू n नॉट। आप इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ बता दी जाएगी, आपको n नॉट बता दिया जाएगा, आप डिकेड एटम निकालेंगे। जिस तरह मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देने वाला हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि थर्ड हाफ लाइफ है तो आप n की जगह क्या लिखेंगे 3 और ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम 10,000 है। तो अगर आप यहाँ पे n नॉट की जगह 10,000 लिखें और इस n की जगह 3 लिखें तो आप देखेंगे आपका आंसर 1250 लाजमी आ रहा होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अगर आप फ्रैक्शन में डिकेड या अनडिकेड वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। तो आप इजीली ये वाले दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके अनडिकेड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n नॉट, और डिकेड एटम्स के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस 1/2n इंटू n नॉट। डियर स्टूडेंट, हम हाफ लाइफ को एक टेबल के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैं टेबल बनाने वाला हूँ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं 5 तक लिख लेता हूँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर आपने अनडिकेड निकालने तो n की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर जब 2 की पावर 1 2 ही होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ n नॉट बाय 2। जब यहाँ पर स्मॉल n की जगह 2 आएगा, 2 का स्केयर 4, तो फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ n नॉट बाय 4 होंगे। जब इस n की जगह अगर मुझे कहा जाएगा आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, इस n की जगह 3 आ जाएगा और 2 का क्यूब 6 नहीं है 8 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दफ़ा आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा n नॉट बाय 8। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जब आप 4 से करेंगे, n की जगह 4 लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम आप इसको करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n नॉट ओवर 16 अनडिकेड। आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ आप यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखेंगे और इस तरह 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n नॉट बाय 32। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड n नॉट बाय 32 है, फोर्थ के बाद इतने, थर्ड के बाद इतने, 2 के बाद इतने और फर्स्ट के बाद इतने। अगर आप डिकेड निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 माइनस 1 बाय 2 करना पड़ेगा n नॉट, या फिर आप n नॉट बाय 2 कर लें, 1 माइनस n नॉट बाय 2। जब आप 1 माइनस n नॉट बाय 2 करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा n नॉट बाय 2। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये हुआ कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जितने डिकेड हैं उतने ही अनडिकेड हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय 4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n नॉट, 1 माइनस 1 बाय 4 इंटू n नॉट। अब 1 माइनस 1 बाय 4 का आंसर निकालेंगे, ये आएगा 3 बाय 4, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 बाय 4 n नॉट आ जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 माइनस इस n की जगह 3 आएगा, 1 माइनस 1 बाय 8 का आंसर निकालेंगे, ये आएगा 7 बाय 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बाय 8 n नॉट। तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ ये अनडिकेड है और 7 बाय 8 n नॉट डिकेड है। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगी आपके पास। इस तरह जब आप यहाँ पर निकालेंगे इस n की जगह जब आप 4 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 बाय 16 का आंसर आएगा 15 बाय 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बाय 16 n नॉट। इसी तरह डियर स्टूडेंट जब आप यहाँ पर 1 माइनस 1 बाय 32 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31 बाय 32, तो आपके पास डिकेड आ जाएंगे 31 बाय 32 n नॉट। तो आपके पास डिकेड अनडिकेड का भी एक कॉलम बन गया
और डिकेड का भी कॉलम बन गया। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, 6 और 7 पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आप देखें तो मैंने परसेंटेज डिकेड की बात भी की है। अगर आप इस 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ हुए थे 1/2 इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50%। अगर आप 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 25%। अगर आप 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 12.5%। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी फ्रैक्शन आ रही है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आएगा। इस तरह आप 1/16 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.25, मतलब 50 का आधा, 25 का हाफ, इसका हाफ। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/32 तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3% आ जाएगा। तो आपसे यूं भी एमसीक्यू किया जा सकता है कि आफ्टर 5th हाफ लाइफ परसेंटेज अनडिकेड कितने, वो 3% है। मेन फॉर्मूला आपने यही दो याद रखने हैं। फ्रैक्शन में निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप परसेंटेज के अंदर आ जाएंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट, अगर आप 1/2 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिकेड 50% आएंगे। 3/4 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 75% आ जाएगा। और अगर आप 7/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पर आपके पास 12.5 था तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 87.5%। मतलब ये हम कौन से निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं डिकेड। अगर आप 7/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप चेक कर लें आंसर आपका यही आएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट, अगर आप 15/16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 93.75 के करीब आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर आप यहाँ पर डिकेड निकालेंगे तो 31/32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97% के करीब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक सिंपल आपकी अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छा अंडरस्टैंड कर सकें, मैंने ये हाफ लाइफ का टेबल आपको बना के दिया है। लेकिन मेन मैं आपको बताता चलूँ, ये दो फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो आप अनडिकेड डिकेड की फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम इसी टेबल को देखते हुए एक डिके कर्व बनाते हैं जो कि हमारी बुक के अंदर बनी है। अगर आप डिके कर्व को देखें तो मैंने वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ रेडिएक्टिव एटम्स को प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस के ऊपर हाफ लाइफ को प्लॉट किया हुआ है, टाइम को प्लॉट किया हुआ है। ये आपकी बुक के अंदर बनी, दिस इज कॉल्ड डिके कर्व। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें, जिस तरह हाफ लाइफ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ एटम्स कम होते जा रहे हैं। जिस तरह कि आप ये फ्रैक्शन देख रहे हैं, अनडिकेड एटम्स n0/4 देन n0/8 कम होते जा रहे हैं। तो ये आपके पास, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो टाइम के लिहाज से नंबर ऑफ एटम डिक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डिक्रीज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। आप बोलेंगे सर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का क्या मतलब? डिस्टेंट एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली डिक्रीज होना, जिस तरह के प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्स है तो उसमें प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियल कर्व है बेसिकली। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो पहले ज़्यादा थे आपके पास, फिर नंबर ऑफ एटम जो थे वो कम हुए, देन और कम हुए, देन और कम हुए। ये जो आपके पास कर्व बनेगी इसको आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना। तो मैं यहाँ पर लिख, मतलब रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, मतलब समथिंग पावर में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, number of atoms decrease exponentially with respect to time। टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो नंबर ऑफ एटम है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे, ना कि इन्वर्सली डिक्रीज होंगे। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ विजुलाइज करवाने के लिए फॉर्मूला लिख दूँ, वरना आपको इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, ना आपकी बुक में है। ये बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास यूँ होता है, ये एक्सपोनेंट इस फॉर्मूले के अंदर आता है। ये हमारी बुक में फॉर्मूला डिस्कस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो ग्राफ है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अगर आपको याद हो तो आपने एक्सपोनेंशियल ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस में देखा होगा, जिसमें पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट था। तो आपने देखा था आइसोथर्मिक कर्व आराम से नीचे आती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो कि पीवी गैमा का, उसमें कर्व रैपिडली नीचे आती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कर्व रैपिडली नीचे आएगी, लेकिन कभी ये कर्व जीरो पे टच नहीं होगी। जीरो पर टच होने का मतलब है कि एलिमेंट्स फुल डिके हो गए, कंप्लीट डिके। और कभी भी कोई रेडिएक्टिव एलिमेंट फुल डिके नहीं होता, उसको डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं। जिस तरह कि आपके सामने एक एमसीक्यू है, टंगस्टन 176 हैज हाफ लाइफ ऑफ 2.5 आवर्स। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ टंगस्टन 176 विल ड्रॉप टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद वो 1/16 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू गिवन टाइम ओवर हाफ लाइफ। इस वाले में आपने गिवन टाइम फाइंड करना है। तो गिवन टाइम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ उसने कितनी गिवन है? 2.5 आवर्स। लेकिन आपको स्मॉल एन नहीं पता, गिवन टाइम निकालने के लिए आपको स्मॉल एन का पता होना लाजमी है। ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक में नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब स्मॉल एन कैसे पता लगेगा? अगर आप देखें तो 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब जो एलिमेंट है वो पहले से 116 हो गए हैं, मतलब 1/16 का मतलब है 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4। और 1/2 की पावर 4 को डियर स्टूडेंट अगर मैं जनरल फॉर्मूले से कंपैरिजन करूं तो ये है 1/2n जो जनरल फॉर्मूला है। तो जहां पर n है वहां पर 4 आ रहा है, तो यहां से मैं n की वैल्यू का पता लग जाएगा। 1/16 1/2 का 4, और जो n है वो 4 की जगह पर आ रहा है, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। और हाफ लाइफ 2.5 आवर्स है, 2.5 आवर। यहाँ से जब हम 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 10 और आंसर आ जाएगा। तो वहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी चार्ली। जो टोटल टाइम होगा वो आवर्स के अंदर वो 10 और होगा, चार्ली ऑप्शन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, व्हेन एन एनिमल डाई
when an animal dies, each gram of carbon in its body emit about 16 beta particles in each minute. When the each gram of carbon from the same animal remain is found to be emit 4 beta particles per minute. How old is the animal? Half life of the animal is this. Again dear student, आपने given time बताना है. अब आपको स्मॉल एन का कैसे पता लगेगा? वो कह रहा है कि पहले वो 16 बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा था, बाद में 4 बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है. तो 16 का हाफ 8 और 8 का हाफ 4, मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद वो यहाँ तक पहुँचा है. तो 16 का हाफ 8, मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 8 और सेकंड हाफ लाइफ के बाद 4. इज इट ओके? मतलब 16 का हाफ 8 और 8 का हाफ 4. तो यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 आ जाएंगी. तो स्मॉल एन की जगह आप 2 लिखेंगे और आपके पास जो गिवन टाइम है वो कितना है, जो हाफ लाइफ है वो कितनी है आपके पास? 6000 ईयर्स. 6000 ईयर्स. सेम वही फॉर्मूला जो पहले वाले में यूज़ किया है. तो यहाँ से डियर स्टूडेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे गिवन टाइम को, और गिवन टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डियर स्टूडेंट जब आप 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा चार्ली 12,000 ईयर्स. अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है हाफ लाइफ of a certain element is 3.5 days. If the temperature is double and pressure is reduced to half, then half life of element remains 3.5 days. क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर हाफ लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं डालते. हाफ लाइफ एक रैंडम प्रोसेस है जो कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगी चार्ली. डी स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, द रेडिएक्टिविटी ऑफ अ सर्टन रेडिएक्टिव एलिमेंट ड्रॉप्स टू 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 सेकंड, देन इट्स हाफ लाइफ इज. डी स्टूडेंट अगेन यही फॉर्मूला यूज होगा. हाफ लाइफ को इधर लें और एन को इधर लें. इसमें आपने हाफ लाइफ फाइंड करनी है. ये मैंने आपको बड़ा एक टेक्निकल फॉर्मूला बताया जिससे आपके अक्सर न्यूमेरिकल आसान से हो जाएंगे. T/n. अब उसने आपसे हाफ लाइफ पूछी है और उसने बोला है कि 1/64 हो रहे हैं 30 सेकंड में. गिवन टाइम 30 सेकंड गिवन है. और n की वैल्यू का कैसे पता लगेगा? 1/64 से. अगर आप 1/64 को देखें तो 1/64 है 1/2 की पावर 6. तो जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा. और 30/6 आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. तो डी स्टूडेंट हमारे पास जो हाफ लाइफ आएगी डेट इज इक्वल टू चार्ली 5 सेकंड. डी स्टूडेंट अगर आप हाफ लाइफ से रेलिवेंट इस क्वेश्चन को देखें तो उसमें आपसे कहा जा रहा है द डिके कांस्टेंट ऑफ द रेडियम इज 4.28 10⁻⁴ पर ईयर, इट्स हाफ लाइफ इज. आपने डिके कांस्टेंट से हाफ लाइफ में जाना है. तो हमारे पास हाफ लाइफ से डिके कांस्टेंट में जाने का फॉर्मूला है 0.693 ओवर डिके कांस्टेंट. इस पॉइंट को इधर ले जाए तो आपके पास आ जाएगा 69.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻². और डी स्टूडेंट आपके पास जो डिके कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है? वो हमारे पास है 4.28 इंटू 10⁻⁴. डी स्टूडेंट ये -4 ऊपर आके +4 हो जाएगा, तो -2 + 4 हमारे पास 10⁻+2 हो जाएगा. और जब मैं 4.28 को 4 ले लेता हूँ और इसको जब मैं 68 लूँगा तो हमारे पास तकरीबन आंसर 17 के करीब आएगा. मैं इसको लेटेस्ट सपोज जो है वो 17 कह लेता हूँ. इधर 10⁻2 आ जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1700 ईयर्स आ जाएगा. अब 1700 ईयर अगर आप वैल्यूज़ देखें इनमें सबसे करीब है चार्ली के, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी चार्ली 1620 ईयर्स, चार्ली ऑप्शन. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ सैंपल कंटेन 16 मिलीग्राम ऑफ रेडिएक्टिव मटीरियल, द हाफ ऑफ विच इज द हाफ लाइफ ऑफ द विच इज 2 days की हाफ लाइफ 2 days है. आफ्टर 32 days द अमाउंट ऑफ रेडिएक्टिव मटीरियल लेफ्ट इन द सैंपल इज. तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपको 32 days गिवन टाइम 32 days है, हाफ लाइफ 2 days है. 32/2 एन की वैल्यू 16 आ जाएगी. एन की वैल्यू 16 आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले से. टी ओवर हाफ लाइफ, तो टी आपके पास 32 है, हाफ लाइफ 2 है, एन की वैल्यू 16 आ जाएगी. अब आपने ये बताना है कि कितना सैंपल लेफ्ट होगा, द अमाउंट ऑफ रेडिएक्टिव सैंपल लेफ्ट. आपको एन की वैल्यू पता लग गई तो यहाँ पे 1/2 की पावर 16 आ जाएगा इंटू हमारे पास एन नॉट कितना है 16 ग्राम. तो डी स्टूडेंट 1/2 की पावर 16 का आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, तो आंसर जो है वो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगी बीटा, लेस देन 1 मिलीग्राम. राइट ऑप्शन इज बीटा. लास्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप ऑफ सोडियम 2411 इज 15 आवर्स. आपके पास हाफ लाइफ गिवन है, एक तो आपको हाफ लाइफ गिवन है. हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7/8 ऑफ द सैंपल ऑफ द आइसोटॉप टू डिके. तो डियर स्टूडेंट आपने देखा टेबल के अंदर 7/8, इस 8 से आप जज करेंगे एन कितना है. 8 2 का क्यूब है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि एन 3 है. आपने हमेशा इस वैल्यू से नीचे वाले डिनोमिनेटर से आपने जज करना है कि एन कितना है. 7/8 डिकेड है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास 3 के इक्वल है. अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 के इक्वल है तो डियर स्टूडेंट आपने फाइंड क्या करना है, आपने टाइम फाइंड करना है. और टाइम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, एन की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा और हाफ लाइफ हमारे पास किसके इक्वल है 15 आवर्स के इक्वल है. तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 15 × 3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 45 आवर्स के इक्वल आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगी वो आएगी डेल्टा 45 आवर्स. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि यूएचएस के पास पेपर का एक क्वेश्चन है. कैलकुलेट द एक्टिविटी, जिस तरह कि मैंने आपको बोला बुक के अंदर एक्टिविटी का वर्ड नहीं है लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी का क्वेश्चन आया हुआ है. आपने एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम ऑफ रेडिएक्टिव स्ट्रोंशियम 90 हैविंग दिस एटम. डिके कांस्टेंट ये है. तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एन. आपने सिर्फ लैम्डा को एन से मल्टीप्लाई करना है. तो आपके पास जो डिके कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 8.3 10⁻⁻10. यहाँ पे 8.3 × 10⁻⁻10 आ जाएगा. और नंबर ऑफ एटम्स डियर स्टूडेंट किसके इक्वल है 6.7 × 10⁻21 के इक्वल है हमारे पास. ये -10 है और यहाँ पर हमारे पास 10⁻21 है. तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप देखें ये 8.3 है और 6.7 को अगर मैं 7 ले लूँ
तो जब मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर ऑलमोस्ट 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर 56 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻10 में जब +21 होगा यहाँ पे +11 आ जाएगा। जब इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो हमारे पास आंसर आएगा 5.6, एक 11 1 ऐड हो जाएगा तो 5.6 10⁻12